नमस्कार। अर्थ डिबेट विद साहिल केरी देख रहे हैं आप सब। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी पीओजे के एक बार फिर हिंसा, विरोध और राजनीतिक उथल पुथल के केंद्र में है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC का दावा है कि पिछले 3 दिनों में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में करीब 40 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। संगठन का आरोप है कि निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर सैन्य स्तर के हथियारों का इस्तेमाल किया गया। वहीं मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए मुजफ्फराबाद मार्च को फिलहाल रोक दिया गया है, लेकिन JAAC ने साफ कर दिया है कि जनाजों के बाद आंदोलन फिर शुरू होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान इन आरोपों को खारिज करता रहा है और विरोध प्रदर्शन को बाहरी समर्थन से प्रेरित बताता है। भारत लगातार पीओजे में मानवाधिकारों, लोकतांत्रिक अधिकारों और पाकिस्तान के अवैध कब्जे का मुद्दा उठाता रहा है। सवाल यह है कि आखिर पीओजे में हालात इतने विस्फोटक क्यों हो गए? क्या यह सिर्फ आर्थिक अधिकारों की लड़ाई है या पाकिस्तान के प्रशासन के खिलाफ बढ़ता जन आक्रोश? क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर कोई ठोस कदम उठाएगा और भारत की कूटनीति रणनीति आगे क्या होनी चाहिए? आज इन्हीं सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहले आपको वहां बताएंगे कि वहां की आवाम का क्या कुछ कहना है, वहां पे हालात किस तरह के बने हुए हैं, उसको लेकर। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने कश्मीर में आज जहाँ इसलिए निकली हूँ कि मैं किसी इंसाफ मांगने के लिए या जस्टिस मांगने के लिए नहीं निकली, बल्कि मैं अपने भाइयों को बताने के लिए आई हूँ कि आप लोग निकले हो, शहादतें पेश की हैं, हम आपके साथ हैं। आपके बाद हम निकलेंगे, हमसे बुराई नहीं है आपके साथ। आप जल्दी आएंगे, आप निकलेंगे, हम आपके साथ स्टैंड लेने के लिए निकलेंगे। अब हम शादी के लिए तैयार हो चुके हैं। अब हमें किसी किस का डर नहीं है। जो गोली चलाने वाले हैं मैं उनको बता देती हूँ, अब हमें किसी किस का डर नहीं है। अब आप कुछ नहीं मांगेंगे, आप जो कहेंगे हम खुद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू जी। इस वक्त डी चौक रावलाकोट में हम मौजूद हैं। 27, 28, 29 और 30 आज हमें तकरीबन कोई तीसरा चौथा दिन है यहाँ पे बैठे हुए। लॉन्ग मार्च की कॉल हमारी जारी और सारी है, लेकिन जो फोर्सेस की बर्बरियत है, जो फोर्सेस का जुल्म है, जो टारगेट किलिंग है, वो यहाँ पे जारी और सारी है। मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में वो मौजूद हैं। जैसे ही कोई हमारे निहत्थे शहरी आगे जाते हैं तो उनकी गोली का निशाना बन जाते हैं। और कल की डेट में जितने भी भाई हमारे शहीद हुए, मैक्सिमम को सर पे गोलियां, हेडशॉट जिसको बोलते हैं। हमने तो ये भाई साहब गेम्स में इन जगहों पे ये चीजें देखी थी, हमें नहीं पता था कि ये जालिम हमारे साथ ऐसा कुछ करेंगे। एक तरफ अवाम सफेद झंडे बुलंद किए यहाँ पे खड़े हैं कि हमें रास्ता दिया जाए, हम अपने शहर में जाएं, और दूसरी तरफ से इनकी जुल्म और बर्बरियत उसी तरह जारी और सारी है अवाम के ऊपर। हो सकता है हालात कुछ ऐसे हैं कि ये कोई बड़ा ऑपरेशन करें रावलाकोट में और जितने भी लोग डी चौक में या इर्द गिर्द मौजूद हैं ये उन सबको शहीद कर दें। ऐसे बहुत से अंदेशे मौजूद हैं। रात को भी लगातार तकरीबन कुछ थोड़े थोड़े वक्फे के बाद ये फायरिंग करते रहते हैं, अवाम के अंदर खौफ और हिरास फैलाते रहते हैं, कुछ जगहों को टारगेट करते हैं लोगों को। रात को यहाँ पे ये समा था, मैंने काफी सारा डाटा भी शेयर किया था। वो समा ये था कि यहाँ पे अगर आप मोबाइल की लाइट ऑन करते थे तो वहां पे आके गोली लगती थी। तो इसको टारगेट किलिंग ही है, हम कह सकते हैं कि ये टारगेट करके लोगों को शहीद कर रहे हैं, मार रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का झूठा मीडिया वही प्रोपेगेंडे कर रहा है, वही फ्रॉड कर रहा है। कालादम इनका बाप कालादम होगा और फिर हमें रॉ का एजेंट बोलते होंगे। ये खुद रॉ के एजेंट है। अगर ये रॉ के एजेंट नहीं है खुद, तो ये इस मुल्क में अमन अमान कायम क्यों नहीं रहने देते? लोग तो बेसिक राइट्स मांग रहे हैं। रॉ के एजेंट आपकी सफू में मौजूद हैं, ये खुद लोग रॉ के एजेंट हैं। हमारे लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साद अंसारी, एडवोकेट, कोर मेंबर, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी। Today we are here in Rawalakot, near Rawalakot, and everybody knows that Jammu Kashmir Joint Awami Action Committee protesting for its rights, for its 38 points charter of demand. But what we have seen in these 2 days, after almost 50 days of negotiation, mediation, we've tried our best to resolve that issue. But on the other side, the government side, the establishment, the forces, even though the people who mediate, we are very appreciative for them, but the current government and the current establishment doesn't want any talk. They just talk with the bullets, with the brutality, and killing the innocent youth of the people of Jammu and Kashmir. Not in Drake, not in only Rawalakot, but across the AJK, in Mirpur, in Rawalakot, in Baloch, in Muzaffarabad. Everywhere the internet has been shut down again.
ये कुड़िए क्या लगे तो वहां पे देखा आपने किस तरह की बातें निकल के सामने आ रही हैं, जिस तरह बर्बरता वहां पर लगातार जारी है और कई कीमती जानें वहां पर चली गई हैं। इसमें हम चर्चा भी करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे हम इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। राकेश पंत है हमारे साथ बीजेपी से, सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। राजीव सराफ है हमारे साथ कांग्रेस से, धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। सोहेल काजमी है सीनियर जर्नलिस्ट, सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। शुरुआत में सोहेल काजमी सर आपसे करूंगा। सर किस तरह देख रहे हैं अब हालात आप पीयूजे के अंदर, आखिर अब क्या हल जो है वो हो सकता है, किस तरह से जो देखते हैं जो बर्बरता हो रही है 5 जून से लगातार वहां पर, और इसमें सबसे अहम बात आती है कि इंडिया का स्टैंड इस पे क्या होना चाहिए। साहिल सर, पहले आपको भी, पंत साहब को भी और मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता उनको भी गुड इवनिंग सर। मैं जाती तौर पे परसों चौथ से नेशनल मीडिया पे जितनी भी डिबेट्स हुई हैं, मैंने सबसे पहले कंडोलेंस की है उन फैमिलीज के लिए, उन बच्चों के लिए जो इस दुनिया में नहीं रहे इस इलेक्शन में, पीओके में, क्योंकि हमसे जुदा हुए वो लोग हैं, चाहे वो 47 में विभाजन में वो हिस्सा जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ना पूरा होने की वजह से वो हिस्सा उधर चला गया, वो हमारा हिस्सा है, हमारे लोग हैं, हमसे बिछड़े हुए लोग हैं। और ये कार्रवाई 65-75 तक चलती रही कि डिवाइडेड फैमिलीज वहां माइग्रेट करती रही और फाइनली वो पीओके में जाके सेटल होते रही। जो वो लोग एजेके बोलते हैं, आजाद जम्मू कश्मीर बोलते हैं, और उनकी जो नरेशन है वो ये है कि हम मकबूजा कश्मीर में रहते हैं, क्योंकि मुझे वहां जाने का बहुत बार मौका भी मिला है और मैं जानता हूं कि किस सुप्रेशन में 77 ईयर से वो लोग रह रहे हैं, चाहे बिम्बर में है, चाहे मंझोई में है, चकोटी में है, मुजफ्फराबाद में है, मीरपुर में है या गिलगित बल्तिस्तान में है। ये पूरा इलाका चप्पा चप्पा मैंने देखा हुआ है, और लोग जो है वो अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और 4 लोग कहीं 6 लोग इकट्ठे हो जाएं तो वो भी उनको इजाजत नहीं होती है। इतना सुप्रेशन जो है उस इलाके में पनप रहा है पिछले 78 ईयर से सर, जब से वो इलाका बना हुआ है सर। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि वो आवाज उठाते हैं, उनकी आवाज को खत्म कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, बड़े से बड़े कानूनों के तहत उनको बुक कर दिया जाता है। जैसे कि जॉइंट एक्शन कमेटी आपने देखा, ये एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर रही थी रावला कोर्ट से इस्लामाबाद जाने का, और आपने देखा कि 5 तारीख को ही उनको जो है थोड़े दिनों पहले ही उनको जो है एक टेररिस्ट आउटफिट करके उनको बैन कर दिया गया है, और उनकी जो कार्रवाई है, उनकी जो एक्टिविटीज है, उन पे टोटल निगरानी रख दी गई है। आप 40 बोल रहे हैं, मेरे पास जो आंकड़ा आया है फेज 1 इलेक्शन का वो 90 क्रॉस कर गया है। वो 90 से ज्यादा लोग जो है मारे जा चुके हैं और 100 सैकड़ों के करीब जो है वो इंजर्ड हैं। और जो हम विजुअल्स नेशनल मीडिया में हम चर्चा कर रहे थे और देखते हैं वो ये है कि वहां पे जो पोलिंग बूथ से फेज 1 पे वो खाली थे और वहां कोई नहीं जा रहा था। और 2 जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं पाकिस्तान की, उन्होंने तो टोटल बाइकआउट किया हुआ है। और इन बिटवीन जो उनके सो कॉल एक्स प्राइम मिनिस्टर है नवाज शरीफ साहब, जो 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और उनके भाई आज प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, वो अपनी विल जाहिर कर रहे हैं कि आप मुझे इंस्टॉल करें प्राइम मिनिस्टर एजेके का, पीओके जिसको हम पीओके बोलते हैं उसका। और हालांकि वो बीमार हैं, उनका इलाज चलता है, लेकिन उनकी अभी भी पॉलिटिकल एस्पायरेशन आप देख लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान में एक मुसीबत रही है सर, साहिल सर, कि वहां कोई भी तरीकाकार जो है वो जमहूरी निजाम पे नहीं होता है। जो कुछ होता है फौज करती है, आईएसआई करती है, इंस्टॉल करती है, चाहे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनना हो या पीओके का प्राइम मिनिस्टर या वहां का सदर रियासत या वहां के जितने भी है। अब जंग क्या है? बातचीत इनकी शुरू हुई, वो मैं सिर्फ 2 मिनट आपके लूंगा सर, अगर इजाजत हो तो। बिल्कुल, तो सर। इनकी जंग जो है वो ये है कि भैया रिसोर्सेज सब हमारी, पानी सब हमारा, और बिजली सारी पूरे पाकिस्तान को हम सप्लाई कर रहे हैं। 90% अबव जो है वो मंगला डैम है या बाकी जो छोटे मोटे डैम चाइना ने भी बनाए हैं, लेकिन पानी हमारा है, रिसोर्सेज हमारी है, और हमें जो है कोई रियायत नहीं है। एक ये डिमांड है उनकी। दूसरी एक डिमांड है कि 53 लेजिस्लेटर्स में से 12 लेजिस्लेटर जो है वो आप हमें इंपोर्ट करके जो मीरपुर से फॉरेन चले गए हैं
वहां से उनकी दो नॉमिनेशन है और बाकी जो है लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और बाकी दीगर रियासतों से आप हमें यहाँ हमारे सर पे थोपते हैं। तो उनका ये है कि हमारे लेजिस्लेटर जो है हमारे ही होने चाहिए, हमारी बात करें, हमारी रहनुमाई करें। और आपने देखा होगा सिंस 47 ऑनवर्ड्स आज तक जहां जब भी यहाँ सरकारें बनी हैं, आज भी जो सरकार बनी है, आपने देखा होगा, आप तो कवर करते रहे हैं असेंबलीज को, कश्मीर में भी और जम्मू में भी हमने उस विभाजन के बाद भी उनकी सीटें यहाँ खाली रखी हुई हैं अपनी असेंबलीज में, ये सोच के और ये दुआ करके कि कभी ना कभी वो लोग हमसे मिलेंगे, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पूरा नहीं हुआ, वो इलाका गलती से उस तरफ चला गया। वो कभी भी वो लोग जब हमसे जुड़ेंगे तो ये अपनी सीटों पे वो काबिज होंगे, अपनी सीटों पे अपने लोगों की बातचीत करेंगे। तो ये फर्क है हिंदुस्तान के नजरिए में और पाकिस्तान के नजरिए में। जहां तक आपने कहा कि हमारा स्टांस क्या है, जो कल फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी कहा, जो बड़े टॉवरिंग पर्सनैलिटी है, कि भैया भारत को बात करनी चाहिए। आपने देखा होगा पहली बार पिछले महीने ही आरएसएस के जो सीनियर मोस्ट कदावर नेता हैं, उन्होंने कहा कि भैया पीपल टू पीपल कांटेक्ट और बातचीत, डायलॉग जो है वो आइसबर्ग की तरह तोड़ो और पाकिस्तान से बात करो, लोगों का कोई कसूर नहीं है। ये पहली बार आरएसएस के जो सबसे हायर हिरार्की में लोग बैठे उन्होंने बात की है और उसको अप्रिशिएट किया बाकी पॉलिटिकल पार्टी से कि हाँ डायलॉग होना चाहिए, वो हमारे लोग हैं। और अभी राजनाथ सिंह जब विजय दिवस पे करगिल में थे, लद्दाख में थे, तो उन्होंने भी कहा बातचीत नहीं होगी पाकिस्तान से गन के साथ, हम बातचीत करेंगे पीओके के लोगों के साथ, या पीओके को लेने की बातचीत करेंगे। दैट रिफ्लेक्ट्स कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी इन दिस थर्ड ईयर दे आर सीरियस अबाउट इट। लेकिन हम हथियाना नहीं चाहते कोई चीज, हम कोई लूटपाट करके उन लोगों को यहाँ नहीं लाना चाहते हैं। उन लोगों के पास दो ही अल्टरनेटिव है साहिल सर, एक तो वो अल्टरनेटिव है जो बलोच के लोग कह रहे हैं, गिलगित के लोग कह रहे हैं, सिंध के लोग कह रहे हैं कि हमें आजाद कीजिए, और पीओके के लोग भी कह रहे हैं हमें आजाद कीजिए। अगर आजाद नहीं करते हैं तो सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन है कि भारत के उन इलाकों के साथ जुड़ जाएं जो जिस तरह से जो सिविलाइज सिस्टम में एक टू टायर डिप्लोमेसी में तरीकाकार है कि हाँ भाई हमारे लोग हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारे गेट, हमारे दरवाजे, हमारे बॉर्डर्स उनके लिए खुले हैं। इंडिया वेलकम करने के लिए तैयार है। इंडिया हमेशा शुरू से कहता रहा है, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री यहाँ रहा है। अब क्योंकि मूवमेंट वहां स्ट्रांग होती जा रही है, लोग जो है ज्यादा डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं, परेशान हैं, यूनाइटेड नेशंस को लिख रहे हैं। यूनाइटेड नेशन ने भी इस्लामाबाद को एक चिट्ठी लिखी है कि भाई ये ह्यूमन राइट वायलेशंस पे इसका पूरा डिटेल्ड ब्यौरा हमें भेजो। दैट मीन्स कि लोगों की जो आवाज है वो बुलंद होती जा रही है। और मुझे खतरा है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से पाकिस्तान से बांग्लादेश बना था सर, कहीं पाकिस्तान में ही 4 मुल्क और ना बन जाए, और वो चीजें आपको दिखाई दे रही है पाकिस्तान की सरजमी पे सर। ठीक है सर, मैं करता हूँ रुख दोबारा आपका। मैं राकेश सर का रुकना चाहूंगा। सर क्या रुख होना चाहिए अब, जिस तरह की बर्बरता वहां पर हम देख रहे हैं, आखिर अब क्या वक्त आ चुका है? और बहुत बार सरकार भी इस मुद्दे को उठा चुकी है, और साथ में कांग्रेस ने भी बहुत बार कहा, जब ऑपरेशन सिंदूर था तब भी कहा कि सौदा अब कर ही लेना चाहिए। तो सर किस तरह देखते हैं? देखिए, कांग्रेस तो इसमें कुछ कहने की स्थिति में इसलिए नहीं है क्योंकि ये उन्हीं का सारा किया धरा है, प्राइम मिनिस्टर नेहरू का किया धरा है। तो मुझे लगता है कि वो अब इस स्थिति में नहीं है। भारत की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हम ये कह चुके हैं कि वो पाक अधिकृत कश्मीर जो है वो हमारा हिस्सा है, वहाँ के लोग हमारा हिस्सा है। तो अगर उनके ऊपर कोई भी बर्बरता होती है, जिस तरह से वहाँ जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो सरबे सरबा हैं उनके ऊपर निहत्था लोगों के ऊपर फायरिंग की गई, चिनार चौक पे, डी चौक पे, और उसके बाद वहाँ अवामी एक्शन कमेटी के जो प्रवक्ता हैं उमर नजीर कश्मीरी जी, उनके भाई उस्मान कश्मीरी को वहां पर मारा गया। और उसके साथ साथ जैसा अभी अपना भाई साहब ने कहा कि वहां 5 जून से कम 90 से 100 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। आप दम्भ भरते हैं कि हम कश्मीर जो है वो वहां हमारा है, कश्मीर के लोग हमारे हैं, और इस तरह की बर्बरता आप वहां पर कर रहे हैं। मैं अपना कई बातों से सहमत हूं, जैसा अभी कहा गया कि वहां सारी की सारी चीजें फौज करती है और आईएसआई करती है। लेकिन पाकिस्तान में अभी आप एक और चीज देखेंगे कि अगर बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो वहां पे भी जितने रिसोर्सेज बलूचिस्तान में हैं
वहां उनको उस तरह की सहूलियात जो है वो नहीं है, इसीलिए वहां बलूचिस्तान में भी लोग जो हैं वो वहां स्वतंत्र होना चाहते हैं और उसी के लिए वो लड़ाई कर रहे हैं। अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात है तो मैं समझता हूं कि देर सवेर वो दिन खुद ही आ जाएगा जब वहां के लोग यहाँ के लोगों की तरक्की देखेंगे, जो हमारा कश्मीर है उसकी उसकी तरक्की देखेंगे और फिर अपने साथ कंपेयर करेंगे तो उनको ये मालूम पड़ जाएगा कि किस तरह की स्वतंत्रता, किस तरह की अपने विचारों को रखने की वहां आजादी जो है वो भारत के लोगों को है, वहां पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में नहीं है। अरे आप उनको सिर्फ इसलिए मारते हैं कि उन्होंने अपने लिए जिन रिसोर्सेज की बात की कि अगर बिजली यहां बन रही है तो उनको थोड़ी सी उस पर रियायत दी जाए, आटा वहां पर जो है वो उसकी कीमत आसमान छू रही है, पेट्रोल वहां पर आसमान छू रही है। तो ये सारी चीजें गौर करने वाली हैं और मैं समझता हूं कि वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है जब वहां की जनता, वहां के लोग जो हैं वो खुद ही भारत के साथ मिलना चाहेंगे और उसके लिए वो जद्दोजहद करेंगे। अभी 2-3 वीडियोस मैं देख रहा था कि उसमें वहां के लोगों ने और वहां के कुछ नेताओं ने, जिसमें महिलाएं भी थी, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी से मदद की गुहार लगाई है कि आप हमारी इसमें मदद करिए। तो भारत को अपना जो पक्ष है उस पर अपने लोग हैं, क्योंकि हमारा कश्मीर है, वो लोग हमारे हैं, उस पर जरूर सरकार जो है वो पक्ष भी रखेगी, बात भी मुझे लगता है कि इस पर होगी। और मैं समझता हूं कि ये चीजें जो वहां हो रही हैं, यहाँ के कुछ जो अराजक तत्व हैं जो आए दिन यहाँ पर कहते हैं कि कश्मीर, महबूबा मुफ्ती ने कहा, फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस आए दिन कहती है कि भाई पाकिस्तान के साथ बात होनी चाहिए। पाकिस्तान के साथ किस स्टैंड के ऊपर बात होनी चाहिए? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो कहा कि हम जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, हमारे लोग, हम उनके साथ जरूर बात करेंगे, लेकिन बात होगी उस कश्मीर के हिस्से पे जो पाकिस्तान के कब्जे में है अनाधिकृत रूप से, उसको लेने के लिए बात होगी। और मुझे लगता है कि जितनी जल्दी ये होगा उतना ही कश्मीर, उस कश्मीर के लोगों के लिए भी अच्छा है कि वो भारत के साथ मिलेंगे और यहाँ आजादी की सांस लेंगे जो पिछले 77-78 साल से वहां घुटन महसूस कर रहे हैं। ठीक है सर, मैं कैसे करता हूँ, रुक रहा मैं राजीव सर आपसे सर करूंगा। राजीव जी, सर ये हालात जो बने हैं इनको कांग्रेस किस तरीके से देखती है? क्या कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती है? ये स्पष्ट तरीके से मानव अधिकारों का उल्लंघन इसको मानती है? और सर ये कांग्रेस की ही देन है, पीओजे के? देखिए, धन्यवाद साहिल जी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जो पाकिस्तान द्वारा नरसंहार किया गया है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। और भाजपा जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसको जोर शोर से मुद्दा यूएनओ में उठाना चाहिए, बल्कि जल्दी जल्दी इनका पाकिस्तान के हाई कमान को तलब करना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को, और उनको कहना चाहिए कि ये चीज, इस तरह चीजें बर्दाश्त नहीं होगी, ना हम देखेंगे। बाकी जहां तक मेरे भाई पंत जी ने कहा कि कांग्रेस का इसमें है, नेहरू जी का, और आप भी कह रहे हो, तो कांग्रेस का कहां इसमें दोष है? मैं सवाल कर रहा था, उन्हीं का सवाल नहीं नहीं, मैं सर उसी पे आ रहा हूं जी। तो कांग्रेस, बीजेपी के पास दो मौके आए, एक करगिल वार में जो इन्होंने खो दिया, तब भी ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, और ऑपरेशन सिंदूर में जब मौका था इसको अपने पास लेने का, तब इन्होंने सरेंडर, अमेरिका के कहने पे, ट्रंप के कहने पे सरेंडर कर दिया। तो दो मौके ये गवा चुके हैं। बाकी कांग्रेस ने 1995-96 की बात है, नरसिम्हा राव जी टाइम में दोनों हाउस से ये पास हुआ है कि पीओके, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, भारत का अभिन्न अटूट अंग है, और इसमें हमने 25 सीटें असेंबली में रखी हैं उनकी, और इस तरह हमने उनका पूरे नुमाइंदगी का रखा हुआ है। तो आप ये ना कहेंगे कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, और कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस रेजोल्यूशन 95 में अपने नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में ये दोनों हाउस से पास हुआ है कि हमारा पार्ट है, इंडिया का ये अटूट अंग है। ठीक है, मैं सुहेल सर आता हूँ, अगर केस करके करना चाहूंगा मैं। सर आप इस बात का जवाब किस तरीके से देते हैं? क्योंकि मैं अगर ये कहने भी शुरू होऊंगा तो फिर तो काफी एक लंबी दास्तान है पूरी इसके पीछे भी। जी सर।
अभी इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की बात की कि हमारे पास कारगिल के समय में भी और यहाँ पे भी मौका था जो हमने गवा दिया। अरे आप ऑपरेशन सिंदूर की किस मुंह से बात करते हैं, या उड़ी की किस मुंह से बात करते हैं? आप तो मानते नहीं कि वहां हमारे जो सैन्य जो बल है हमारा, उसने वहां पर जाके अपना शौर्य दिखाया। आप तो इस बात को तस्दीक नहीं करते हैं। आपको लज्जा नहीं आती ये बात कहते हुए? आप उसी फौज को यहाँ पर क्रिटिसाइज करते थे, तो आपको समझना चाहिए। बीच में नहीं ना बोले। राजीव सर, मैं आता क्या हूँ कह रहे हैं पार्लियामेंट में? वो कह रहे हैं आपसे जवाब लूंगा ना सर। हुआ और आप कह रहे हैं शहीद हुआ। राजीव जी अपने सर, मैं समय आपसे में, जवाब अपने लूंगा ना, समय मैं आपको समय दूंगा। समय दूसरा दूंगा मैं ये आपको हक देने का। दूसरा टोकेगा नहीं आप। नेहरू जी के नेतृत्व में, यहाँ तक मुझे स्मरण है, वहां पूरे संसद में एक स्वर में ये कहा गया कि जब तक हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर को वापस नहीं ले लेते, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो इनको पूछिए कि 1947 से 2004 तक इन्होंने किया क्या उसको लेने के लिए? क्या किया बताइए ना। ये तो बात करते हैं, ये कहते हैं बात करते हैं, और बिल्कुल घुटने टेक दिए, और अब भी कह रहे हैं कि यूएनओ। अरे भाई, यूएनओ में क्यों उठाना चाहिए? भारत सक्षम है, भारत अपनी समस्याओं का निदान खुद कर लेगा। क्या क्यों यूएनओ में उठाना चाहिए? अगर भारत को तलब करना होगा उनके हाई कमिश्नर को, तो वी डोंट हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द यूएनओ। हम हैं सक्षम आज के समय में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और हमारी जो सेनाएं हैं उनका शौर्य इतना है कि अगर हम चाहें तो सुबह जो कल सुबह होगी, वहां हमारी सेनाएं जो है वो ब्रेकफास्ट जो है वो मुजफ्फराबाद में करें। ऐसा ना बोलिए। आप हमेशा सेना का जो मनोबल है उसको गिराने का प्रयास करते रहे हैं। आपके मुंह से ना तो आप शोभा देता है कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की बात करना, ना आपके मुंह पे ये बात जचती है। रही बात वहां की, तो वहां जो लोग इस समय एहतजाज कर रहे हैं पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध, वो समझते हैं। आप पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को देख लीजिए, आप पख्तूनों को देख लीजिए। देखिए, पंजाब का वहां पर डोमिनेंस रहा है। पूरे पाकिस्तान में जो क्षेत्र हैं, वहां का सारा, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे वो और कोई रिसोर्सेज हो, उसका प्रयोग ये जो पंजाब है पाकिस्तान का, वो करता रहा है। तो उसके विरुद्ध हमेशा से एक गुस्सा बाकी पाकिस्तान में रहा है। तो मैं समझता हूं कि वो दिन दूर नहीं है कि भाई जिस दिन पाकिस्तान जो है वो उसका नामो निशान इस नक्शे से मिट जाएगा, और वहां कई स्वतंत्र देश जो है वो खड़े होंगे। रही बात पाक अधिकृत कश्मीर की, तो वो हमारा है, उसके लोग हमारे हैं। अगर उनके ऊपर कुछ इस तरह की दमनकारी नीतियां जो है अगर अपनाई जाती हैं, उनकी आवाज को दबाया जाता है, तो भारत उनके साथ बिल्कुल जज्बा लेकर खड़ा है। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो जल्दी से जल्दी भारत के साथ मिले। और मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, ये भी थोड़ी देर के बाद हो जाएगा। राजीव जी, मैं फिर सोहेल सर का रुख करूंगा। आप अपना पक्ष रख लीजिए, आप अपनी बात रख लीजिए जो आप कहना चाहते थे जी। साहिल जी, इनके डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं पार्लियामेंट में, नहीं, आपके भी डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो हमारे नहीं है। अब आप काटिए नहीं। नहीं, मैं नहीं काट रहा हूँ, आप कह रहे हैं इनके डिफेंस मिनिस्टर। सुनिए, डिफेंस देश के मिनिस्टर डिफेंस भाजपा के ही है ना। नहीं, वो तो देश वो के कहते डिफेंस हैं कि मिनिस्टर। कोई हमारा सैनिक शहीद नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, और 1.5 साल के बाद हाउस में कहते हैं कि 6 सैनिक हमारे शहीद हुए। ये चीजें छुपाने की क्या जरूरत है? क्यों छुपाते हो आप लोगों से? डिमोरलाइज आप कर रहे हो, हम नहीं कर रहे। बाकी राहुल जी ने, कांग्रेस ने कहा कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। जहां देश की बात है हम देश के साथ हैं, देश के हित की बात है हम प्रधानमंत्री के साथ हैं। प्रधानमंत्री कोई भी हो, लेकिन हमारा देश का प्रधानमंत्री है। 140 करोड़ जनता का, लोगों का ये प्रधानमंत्री है। तो आप ये बात नहीं कहेंगे। बाकी आपके पास, बीजेपी के पास बड़ा मसाला होता है, बड़ी बड़ी प्रैक्टिकल बातें वो नहीं कर पाते। आप, मैं कह रहा हूं 12 साल से आप भी हो, 13वां साल आ गया। आप ये बताइए आपने इसमें क्या किया? आपने भी तो, अगर मैं 2014 की वीडियोस आपको दिखाऊं और मोदी जी के भाषण दिखाऊं, तो आपको पता लगे सारी बातें वो कहते थे मुझे 100 दिन दो, 100 दिन के अंदर नहीं करूं तो मुझे चौराहे में ले जाना। तो आज 100 दिन से कितना हो गया? 12 साल हो गए। तो भाई साहब, ऐसा है, करनी और कथनी में बड़ा फर्क है। बड़ी बड़ी बातें नहीं करो, लोगों का एक आप मतलब उनको एक एनर्जी देते हो, और बाद में आप 77 साल से जिन्होंने दे रखा है, 77 साल से जिन्होंने दे रखा है, वो 12 साल वालों को, वो 12 साल वालों को पूछेंगे, वो 12 साल वालों को पूछेंगे। आप 12 साल का बताओ इसमें क्या कार्रवाई पूछेंगे, वो 12 साल वालों को पूछेंगे जो 77 साल से जिन्होंने दे दिया, तख्ती में डाल के दे दिया। अरे बाकी चाइना को दे दिया आप लोगों ने। आप ना इस बारे में, इस भारत में भारत के लोगों का
और अरुणाचल भारत की प्रदेश सरकार का आधा जज्बा खा लिया, एक जैसा है। आधा- इस पर आधा ना लद्दाख चर्चा खा किया लिया। करें आप लोग, और क्योंकि जो आपको ये लोग कह रहे शोभा हैं ही नहीं लद्दाख देता, खाया हुआ है, वहां शोभा आप नहीं कुछ देता बोलते आप लोगों को। आप क्लेरिफिकेशन क्यों नहीं देते? प्रधानमंत्री जनता के आगे क्यों नहीं क्लेरिफिकेशन? नहीं, अरुणाचल प्रदेश में कुछ नहीं हुआ। अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने कॉलोनियां बसा दी हैं चाइना ने, और ये लद्दाख का आपको भी किसने पोर्शन कहा? उन्होंने ये 44 किसने किलोमीटर कहा अंदर आ आपसे? गए हैं। सर, ये किसने कहा आपसे? तथ्य चाहिए सर ये इससे। सारा पब्लिक ये डोमेन में किसने है कहा? सारा। पब्लिक डोमेन पब्लिक में लाइए डोमेन में ना, है भाई साहब। लाइए। या आप- चाइना के साथ साठगांठ है राहुल गांधी की, वो सुनाते हैं नहीं उनको। नहीं, आप पब्लिक डोमेन में आप चेक कर कहाँ लो। है? नहीं, लाइए ना। आप देख लीजिए। अरे आप चेक करिए ना, अपना ज्ञान छोड़िए, आप कहीं भी राहुल गूगल पे गांधी भी की सर्च कर सांठगांठ सकते है हैं, चाइना के आप साथ। कहीं भी कर लीजिए। नहीं होगा तो मैं शाम को डिबेट के बाद आपको भेज डेलीगेशन से दूंगा। चोरी चोरी मिलते हैं। चलो ठीक है सर, दिल्ली मैं में करता कौन हूँ दोबारा चोरी में रुक मिलेगा? दोनों कोई दोनों नहीं का मिल रुकता हूँ सकता। दोबारा से। मैं सोहेल सर का रुकना चाहूंगा। सर, आपने बातें तो सुनी दोनों प्रवक्ताओं की, और एक काफी अहम बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय पे हम ले सकते थे, 1971 में हम ले सकते थे, मतलब ये बातें हमेशा, सियासत हमेशा हुई है इस बात के ऊपर। और आपको क्या लगता है कि सियासत ही हुई है या कोई काम भी हुआ है और होना चाहिए? वहां की आवाम की आवाज हमेशा दबाई गई है, जो कि आज भी दबाई जा रही है। देखिए, दोनों प्रवक्ता जो मेरे भाई हैं, दोनों ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। दोनों एक पॉलिटिकल, अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी से। देखिए, आपको थोड़ा सा ऑन ग्राउंड देखना पड़ेगा कि दुनिया जो है एक निजाम से चलती है। ना प्राइम मिनिस्टर मोदी के निजाम से चलती है, ना पंडित जवाहरलाल नेहरू के निजाम से चली है। तो ये सिर्फ हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो रहे वक्तन फवक्तन अपने अपने टाइम पे, उन्होंने भारत को मजबूत करने के लिए काम किया है। तो ये कहना कि इस प्रधानमंत्री ने ये कर दिया तो उसने नहीं किया, तो एक दुनिया जो है एक समीकरण बना हुआ है। एक उसमें जियो पॉलिटिक्स है, और एक जियो पॉलिटिक्स को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास फॉरेन मिनिस्टर है जो फॉरेन अफेयर्स देखता है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, हर मुल्क में है। वहां के एम्बेसडर यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे एम्बेसडर वहां बैठे हुए हैं। तो ये सब चीजें जो हैं, अगर आप देखें तो ये तभी मुमकिन होती हैं जब हम दुनिया के रख रखाव में अपना भी एक पक्ष रखते हैं। और उसमें यूनेस्को है, उसमें यूनाइटेड नेशंस हैं, उसमें बहुत सी चीजें हैं जो पूरी दुनिया को एक निजाम से चलाने की कोशिश करती हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने हिट किया मुजफ्फराबाद में, उनके 8 टेरर कैंप्स पे हमारी अचीवमेंट थी। और ठीक है, भारत के पूरे लोगों ने उसको सराहा, करना भी चाहिए था। लेकिन हम वो इलाका ले लेंगे और इमीडिएट ले लेंगे, ऐसा होता नहीं है। हर स्टेट में वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत होते हैं। चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है पीओके में, चाइना के सड़कें, चाइना की जो हाईवेज हैं, खासकर सी पैक के तहत जो उन्होंने कराकोरम हाईवे बनाया हुआ है वो वहां पे है। और बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स हैं चाइना की, और वहां इतनी लोग मर जाए, पाकिस्तान की आर्मी को, आईएसआई को कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा पीओके भी अगर मर जाएगा तो उससे उनको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ह्यूमन हार्ट के एस्टेब्लिशमेंट्स नहीं है, या जमहूरी निजाम को मजबूत करने के लिए वो लोग नहीं बैठे हैं। वो देखते हैं कि हमारा वक्त कितना अच्छा गुजरा, हमने कहां कहां से पैसा लाया और मुल्क को बचा कर रखा और आगे चलाया। वो सुप्रेस्ड लोग थे, उसकी हम बातचीत कर रहे हैं आपके आज के डिबेट में, और वो सुप्रेस्ड रहेंगे। इतनी जल्दी वो नहीं वो हमें देगा, क्योंकि बहुत सी रिसोर्सेज हैं जो वहां से पाकिस्तान को पालती हैं, चाहे पानी है, बिजली है, और बहुत सी चीजें हैं जिसका मैं आपको यहाँ इस छोटी सी डिबेट में नहीं बता सकता। लेकिन ये है कि हाँ, वो लोग सुप्रेस्ड हैं। जब लोग खड़े होते हैं, जनाधार जब बनता है, तो कोई ना कोई इसका समाधान ढूंढने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी सामने आती है, जिसकी तरफ मैंने पहले इशारा किया कि लोगों का कोई कसूर नहीं होता, वो तो हमसे अलग हुए लोग हैं। लेकिन हाँ, जमीनें इंटैक्ट रहें, ये मुल्कों का एक इंडिवर रहता है। देखिए, हमारा जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज था, हर प्रधानमंत्री है, आज भी ताज है और हमेशा ताज रहेगा। हमारे यहाँ की पैरामिलिट्री, खासकर इंडियन आर्मी, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, जम्मू कश्मीर के अवाम को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, इलेक्शंस को मजबूत करने के लिए, वोट डालने की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए क्या क्या काम करती है। और वहां की जो आर्मी है, वो देखिए कि वो लोगों पे जुल्म और तशद्दुद करके वोट पड़े ना पड़े, उनको फिर भी वहां प्राइम मिनिस्टर बना देना है, उनको फिर भी वहां सदर रियासत बनाना है, और इम्पोर्टेड एमएलए जो है वहां उनको इम्पोर्ट करके वहां पे उन पे नाफिज कर देने। तो सुप्रेशन जब बढ़ता है, जब आपकी जो असास जो उम्मीदें हैं वो उन पे खरे नहीं उतरता सिस्टम, तो वो एक तनाव जो है वो बढ़ता जाता है। और उस तनाव की फिर रेमेडी ढूंढने के लिए
भारत जैसे बड़े मुल्क की भी मदद ली जाती है, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है। 200-250 पॉइंट्स पे पाकिस्तान के साथ हम जुड़ते हैं। ये कोशिशें तब भी हुई थी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर कबायलियों का अटैक नहीं हुआ होता उस वक्त, तो शायद वो हिस्सा नहीं बनता। वो एक छल कपट से वो हिस्सा उस तरफ चला गया, पाकिस्तान ने किया, लेकिन ये नहीं कि कोशिश नहीं हुई थी कि उस हिस्से को, लेकिन आवाम यहाँ की बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अगर हम उस तरफ पेनिट्रेट करते तो शायद बहुत हालात यहाँ भी खराब होते। ये वो उस वक्त की हिस्ट्री कहती है, लेकिन हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। हम बड़ा मुल्क हैं, बड़े दिल का मुजाहिरा करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में यहाँ बड़े मसाइल हिंदुस्तान में भी इरप्ट होते हैं। ट्रंप और ईरान की वार और इसराइल की वार ने पूरी दुनिया को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि जंगें जो है वो किसी भी मसले का हल नहीं होती है। आफ्टर ऑल आपको ह्यूमन टेरिंग ग्राउंड्स पे दुनिया को चलाना है और ह्यूमैनिटी किस तरह से जिंदा रहे। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि वो जो लोग वहां नहीं रहे इस दुनिया में, हमारी सिंपथीज, हमारी कंडोलेंसेज उनके साथ है। प्राइम मिनिस्टर भी आज कह रहे हैं, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी आज कह रहे हैं, यहाँ के गवर्नर साहब भी ये कह रहे हैं, क्योंकि जहां भी जुल्म तशद्दुद होता है, आफ्टर ऑल इंसान मरता है और वो इर्रिपेयरेबल लॉस होता है। और हम बड़ी डिग्निटी से, हमारी ये जो सरकार है ये भी चाहती है कि बड़ी डिग्निटी से जब भी विलय हो उन लोगों का हमारे साथ, तो बड़े अच्छे साजगार माहौल में हो। मैंने पहले भी आपसे कहा कि दो ही विकल्प हैं उनके पास, या तो वो आजादी ढूंढे। आजादी उनको मिलेगी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई उनको कभी आजाद नहीं होने देगी। फिर तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, बलोच अलग हो जाएगा, सिंध अलग हो जाएगा, गिलगित बल्तिस्तान पहले ही अलग है। और चाइना ने वहां भी इनकर्शंस किए। ऐसा नहीं कि चाइना ने हमारे इलाकों में इनकर्शंस नहीं किए। 400-450 किलोमीटर लैंड हमारी भी इनकर्ट की है, क्योंकि चाइना की रणनीति दुनिया के एटमॉस्फेयर में बड़ी डिफरेंट है। वो बोलते बहुत कम है चाइनीज, काम बहुत करते हैं अपने आप को मजबूत करने के लिए। तो बहुत से इंटरनेशनल इश्यूज हैं जो जियो पॉलिटिक्स में डिस्कस होते रहते हैं, लेकिन उसकी रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की तरफ से हमेशा होती रहती है और इसका संज्ञान लिया गया है और इस पे चर्चा हुई है कि भैया वो जो वहां हो रहा है वो जुल्म, उसको बंद कीजिए और एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर पीओके में भी प्रवेल कीजिए। सर बिल्कुल सर, मैं रकेश सर आता हूं आपके पास। जी सर, आप ही समय देता हूं, फिर मैं राजीव सर का रुख करता हूं। जी सर। ये अभी राजीव ने ये भी कहा कि जैसे उन्होंने अभी कारगिल की बात की या ऑपरेशन सिंदूर के समय की बात की, आप थोड़ा सा पीछे चले जाइए। इंदिरा जी के समय में 1971 की जंग जब भारत ने जीती, और विश्व में मुझे लगता है कोई ऐसी फौज नहीं है जिसने 93,000 फौजियों का सरेंडर कराया। बिल्कुल, आपने वो 93,000 फौजियों का सरेंडर हमारी फौज ने कराया। उनका जोशो खरोच हमारी फौज का आपने देखा कि वो लाहौर तक वहां पर चले गए और तिरंगा जो है वो लाहौर तक फहरा दिया। आपने उसी जंग को आपने शिमला की टेबल के ऊपर हार दिया। क्या उस समय कश्मीर वापस नहीं लिया जा सकता था? लिया जा सकता था। आप तो बड़ा जोर से यहाँ पर बोलते हैं कि लोह माइला और दुर्गा और पता नहीं, और हालांकि मैं मतलब जो पीछे प्रधानमंत्री रहे हैं, मैं उनके बारे में ऐसा कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर आप कहेंगे तो आपके घरों पे भी वो जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। पूछा तो आपसे भी जाएगा कि 1971 के 93,000 फौजी आपने वापस दे दिए पाकिस्तान को, तो उसके बदले में कश्मीर क्यों नहीं लिया? वहां इंदिरा गांधी जी टेबल पर क्यों हारी वो जंग को? यहाँ हमारी फौज ने अपनी ताकत के साथ और अपने पराक्रम के साथ उस जंग को जीता था। बताइए ना, इस पर बोलिए, जवाब दीजिए। और भारत जानना चाहता है कि क्या मजबूरियां रही इंदिरा जी की। दो परिवारों का आपस में मिलन, वहां पर भुट्टो परिवार और यहाँ ये अपना गांधी परिवार। इसके बारे में लोगों को बताइए कि उस समय का सच क्या था। किस तरह से आपने 93,000 फौजियों को वापस दे दिया और बिना कश्मीर को वापस लिए? जी राजीव सर, 1971 आखिर वो वक्त था जब पीओजेके जो था वो भारत का अभिन्न अंग बन सकता था, जो है तो सही पर है बना नहीं। देखिए साहिल जी, पंत जी ने बहुत बातें की। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है ना, तो इससे ही देश की तबाही हुई है। क्यों 93,000 फौजी जी नहीं किए थे? आप इसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहते हैं। आप मुझे बताइए, 93,000 फौजियों को जान से मारना था? ये बताइए। आपके भाई बहन है, आप क्यों मारेंगे? एग्रीमेंट जो शिमला, आज भी जो देश बचा हुआ है शिमला एग्रीमेंट के भरोसे ही बचा है। पाकिस्तान के हाथ काट के ले लिए उस समय इंदिरा जी ने। नहीं तो पाकिस्तान हमारा देश पे कब्जा कर लेता। आप ऐसा करिए, आप स्टडी तो करिए शिमला एग्रीमेंट है क्या, उसमें कितनी क्लासेस हैं, उसमें क्या कुछ है, उसको लागू अब आपने करना है। शिमला एग्रीमेंट में उसने बहुत कुछ दे दिया देश को। आप शिमला एग्रीमेंट को पढ़िए, उनकी सारी क्लासेस दीजिए और उस पर फोकस करेंगे तो मुझे उम्मीद है आप पाक ऑक्युपाइड ये गवर्नमेंट ले लेगी। लेकिन आप उस पर नहीं फोकस करोगे, क्योंकि या तो पढ़ना नहीं आता,
पढ़ना आता है तो फिर आपने और जो कहीं इंदिरा अमेरिका जी के से बाद आपके प्रॉपर्ट- प्रधानमंत्री आए वो अंगूठा छाप नहीं, होंगे? उन्होंने नहीं। उन्होंने नहीं पढ़ा उसको? अरे आप तो बड़ी बड़ी बातें, 56 इंच का सीना, आप कहना उनका वो सीना छोड़ नहीं दीजिए ना, 56 इंच का आप था। मैं पूछ रहा नहीं हूँ, नहीं, आप कह रहे ना, हैं ना, आप उनकी पढ़े लिखे आपकी थे थी, ना, आपके उनकी प्रधानमंत्री नहीं थी। इंदिरा जी के मैं बाद कह आपके रहा हूँ, प्रधानमंत्री पढ़े लिखे अरे थे। अरे सवाल जवाब अरे किसी नेगेटिव होगा जो पॉलिटिक्स चेयर पे करते होगा। हैं, अभी भी जो आपके चेयर नेता पे ही नहीं है विपक्ष उससे जो है क्या वो वही सवाल करते हैं। करोगे? ठीक है, आप सवाल वही आप करते हैं। आप जब भी देश के लिए कुछ अरे अच्छा माहौल सुनिए, बनने के प्रयास करता है ना संसद चलने देते हैं ना कुछ करते हैं। आपकी जी, हरकतें सुन ऐसी लीजिए, हैं, एक बार संसद सुन क्यों लीजिए, नहीं जिस- चलने जवाब देंगे? दीजिए। आपके कारनामे ही ऐसे हैं, सवाल के जवाब नहीं, संसद एडजर्न कर देते हो, वो चल नहीं, 2 मिनट चलाते हो उसके बाद बंद कर दो। आज से थोड़ी हो रहा है, 12 सालों से आप संसद खुद नहीं चलाते, स्पीकर साहब उसको एडजर्न कर देते हैं। ये हो गया। प्राइम मिनिस्टर संसद में पार्लियामेंट लगती है, वो फॉरेन टूर पे होते हैं। आप बताइए ना, उस समय क्यों फॉरेन चले जाते हैं वो? कौन, राहुल गांधी? नहीं नहीं, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र थाईलैंड, भाई मोदी। थाईलैंड, हाँ, नहीं थाईलैंड, नहीं, थाईलैंड नहीं, मिलोडी, वियतनाम, मिलोडी, वियतनाम, थाईलैंड। नहीं ठीक है नहीं, सर, मिलोडी। मुद्दे पे आ जाते हैं। बात सर वो 1971 की हो रही थी, उसका जवाब दीजिए, क्योंकि आप चर्चा को हमें समेटना भी है, आप कहीं कंपाइल भी करना है। साहिल, इन्होंने राहुल गांधी की बात की है तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस बच्चे को जन्म लेते ही ये बोल दिया गया हो कि आपके परिवार में 3-3, 4-4 प्रधानमंत्री रहे हैं, एक दिन आपको भी प्रधानमंत्री बनना है, जब उसकी ये इच्छा पूरी नहीं होती तो वो प्रधानमंत्री निवास के आगे जाकर धरना शुरू कर देता है या इस देश को कमजोर करने के प्रयासों में लग जाता है। उसकी वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो यही ये राहुल कांग्रेस- गांधी कर रहे हैं। ये- नेगेटिव पॉलिटिक्स चल नहीं, रही है, वही सुनिए, वही सुनिए। चल रही है। इस देश अरे के सर- अच्छे के लिए कांग्रेस कहाँ है? साहिल ठीक है जी, सर, मेरे को जी। एक बात बताइए, जी, प्रधानमंत्री जी, ये देखो कांग्रेस का क्या कल्चर, कितनी डेमोक्रेसी थी। एक चाय बेचने वाला आज प्रधानमंत्री है। ये तो कांग्रेस ने credit बनाया को ही क्या? जाता है ना। अरे क्या बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने बनाया allow है। किया नहीं, कांग्रेस ऐसा कांग्रेस नहीं ने करती तो बनाया आज है, चाय इस वाला देश की जनता प्रधानमंत्री ने नहीं बनाया है, होता। इस देश की जनता के बिल्कुल नहीं, आशीर्वाद से भले- बना है। भले वो चाय बेच कांग्रेस के किसी ने रहमो नहीं करम से देखा, थोड़ी बने लेकिन हैं। चाय वाला तो है। अरे भाई, चाय सर एक वाले तो चर्चा बन बढ़ गए गई ना। है, वो आप चाय वाला प्रधानमंत्री वो क्या बने बात तो कर है, रहे अब हैं? बनाया तो है, इसमें कोई शक नहीं है, नकारा है बनाया कांग्रेस है को, तो इसमें भी कोई शक जवाबदेही भी नहीं उसी है। की है ना। साहिल जी, जवाबदेही भी तो उन्हीं की है जो चेयर पे बैठे हैं, जो चेयर पे है ही नहीं। सवाल आप अपोजिशन से पूछ रहे हैं। अरे भाई, जो चेयर पे उससे तो पूछो, वो क्या कर रहा है। अपोजिशन को ही पकड़ोगे हमेशा। अपोजिशन क्या कर रही है, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, कांग्रेस क्या कर रही है। अरे 12 साल से आप चेयर पे, जवाबदेही आपकी है। 100 दिन का समय मांगा था आपने, और वो चौक अभी तक मिला नहीं, जहां के लिए आपने कहा था कि 100 दिन में अगर मैं ये वादे पूरे नहीं करूं तो मेरे साथ ये कर देना, वो कर देना। ठीक है सर, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, पर इस समय सबसे अहम बात यही है कि पीओजे में जो हालात बने हैं वो निंदनीय है। उस जिनकी निंदा की जाए उतनी ही वो कम है, और बर्बरता जो वहां पे हो रही है वो हद से ज्यादा है। सोहेल काज़मी सर, आपसे क्लोजिंग कमेंट लूंगा और मैं इसको कंपाइल करूंगा। जी सर। ठीक है सर, हम तो दुआ करते हैं कि वहां अमन प्रिवेल कर जाए, क्योंकि अमन ही एक तरीकाकार होता है जो डायलॉग से रिजॉल्व किया जाता है। मैंने पहले ही आपसे कहा कि हमारे से जुदा हुए लोग हैं और लोगों पे जुल्म हो, ये कोई भी सरकार हो, कोई भी खिता हो, कोई भी कंट्री हो, वो बर्दाश्त नहीं किया जाता है। तो हमारी सिंपथीज, हमारी सरकार की सिंपथी उनके साथ है, और हमेशा वो लोग डिमांड कर रहे हैं। अभी उस तरह की आवाजें नहीं निकल रही हैं जिस तरह की आवाजें निकलनी चाहिए, लेकिन निकल रही हैं, जो पहले नहीं निकला करती थी, या उनको रोक दिया जाता था, दबा दिया जाता था। आवाजें निकल रही हैं कि हम भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं, और मुझे उम्मीद है कि भगवान करे, अल्लाह करे कि वो दिन दूर ना हो कि वो लोग हमारे साथ जुड़े और इस फलते फूलते कश्मीर के साथ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पे आगे चले। होप पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और हमें आशावादी होना चाहिए कि आने वाला वक्त भारत के लिए, उन लोगों के लिए, और ये जो एक बहुत बड़ा रिजॉल्व है हमारा कि वो हमारे हैं, हमारे हमसे छीना हुआ हिस्सा है, वो भारत के साथ उसका विलय हो, और भारत और मजबूती से उनकी खिदमत कर सके, उनका देख रेख कर सके, और अच्छी तरह से एक और इलाके को जोड़ के और अच्छी प्रॉस्पेरिटी पे भारत चले, इसकी हमें कामना करनी चाहिए सर। ठीक है सर, धन्यवाद आपका हमारे जुड़ने के लिए। सोहेल काज़मी सर, शुक्रिया समय देने के लिए। राजीव सर, आपका भी धन्यवाद, शुक्रिया समय देने। राकेश पंत सर, आपका धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और पीओजे से सामने आ रही तस्वीरें और दावे कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। हालांकि विभिन्न पक्ष अलग अलग दावे कर रहे हैं और कई आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि अभी भी बाकी है, लेकिन यदि नागरिक अधिकारों और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप सही है तो यह अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। भारत लगातार पीओजे को अपना अभिन्न हिस्सा बताता रहा है और है भी, जबकि पाकिस्तान इन आरोपों से इनकार करता है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस पूरे घटनाक्रम पर दुनिया की नजर रहेगी। फिलहाल इतना तय है कि पीओजे का मुद्दा एक बार फिर वैश्विक बहस के केंद्र में आ चुका है। अर्थ डिबेट विद साहिल केरनी में इतना ही। दैट न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।